हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। इंडिविजुअल या स्पेसिफिक प्रीपोजिशन में हम लोग दो प्रीपोजिशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा पढ़े हैं? सबसे पहले हमने डाला था बाय का स्पेसिफिक यूज और दूसरा हमने डाला था एट का स्पेसिफिक यूज। दो आप लोग पढ़ चुके हैं और ये तीसरा है आज हम लोग करने जा रहे हैं फॉर के स्पेसिफिक यूज, जो 2 4 6 हैं वो। इसके बाद हम लोग करेंगे टू के स्पेसिफिक यूज, ऑफ के स्पेसिफिक यूज, विद के स्पेसिफिक यूज, ठीक है, ऑन के स्पेसिफिक यूज, ओवर के स्पेसिफिक यूज और अक्रॉस का स्पेसिफिक यूज, जिनमें 2 4 हैं उनका स्पेसिफिक यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेगमेंट वाइज, जैसे टाइम के लिए कौन कौन सा लगता है, प्लेस के लिए कौन कौन सा लगता है, डायरेक्शन के लिए कौन कौन सा लगता है, मीन्स एंड मीडियम के लिए कौन कौन सा लगता है, फिर हम लोग इस तरह का करेंगे। ठीक है, वैसे मेरा एक प्लान है कि जल्दी ही मैं एक प्रीपोजिशन वीक बनाने वाला हूँ। प्रीपोजिशन वीक में ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी, उसमें फिक्स प्रीपोजिशन भी आएगा। एक वीक मतलब नाम होगा प्रीपोजिशन वीक, लेकिन मुझे लगता है कि 1 वीक से ज़्यादा का टाइम ले लेगा क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह भी करनी होगी इसलिए। तो चलो ठीक है, बाय और ऐड की तरह आज हम लोग करते हैं फॉर। ठीक, देखें फॉर के कितने यूज हैं। तो फॉर के 2 यूज तो देखो इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और इसमें एक दिया हुआ है फॉर यूज किया जाता है किसी कार्य का पर्पज बताने के लिए। हम कोई काम करते हैं तो उसका पर्पज क्या है उस लिए। चलो तो सेंटेंस देखो, लिखा है आई एम रियली हंग्री। ठीक है भाई, सच बात है, मुझे भूख लगी हुई है। मतलब कोई आदमी ये कह रहा है कि ये झूठ मूठ का नहीं है, सच में मुझे भूख लगी है, इसलिए आई एम गोइंग फॉर सम ब्रेकफास्ट। अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो ये जो फार लगा है वो किस लिए लगा है? पर्पज है। आई एम गोइंग, क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? भूख लगी है। पूरी सिचुएशन देखो, आई एम हंग्री, आई एम रियली हंग्री, सो आई एम गोइंग फॉर सम ब्रेकफास्ट। ये हो गया। ये जो फार है वो क्या बता रहा है? हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पर्पज के लिए। जैसे आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं जिसे टहलने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या होगा? आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। जब टहलने जाते हैं तो क्या लगता है? आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। ऐसे पिकनिक पे जाते हैं तो बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर। और एक और काम देख लीजिए, यहीं पर्पज के लिए लिखा, आई वियर दीज ओल्ड ट्राउजर्स। मैं ये पुराने वाले ट्राउजर्स क्यों पहना हूँ? फॉर पेंटिंग, पेंटिंग करना है, मतलब पुताई करनी है। कलर गिर जाएगा, व्हाइट वॉश गिर जाएगा, पैंट खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, नई वाली पहनेंगे तो बेकार हो जाएगी, इसलिए खराब होने से बचाने के लिए पुताई करते समय पुरानी वाली ट्राउजर्स पहन लिया हूँ। ठीक है, समझ में आया? फॉर यहाँ पर्पज कैसे बता रहा है? ओल्ड ट्राउजर्स पहनने का पर्पज क्या है? फॉर पेंटिंग। अच्छा, जाने का यहाँ पर्पज क्या है? कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना है इसलिए। अगला आ जाओ, फॉर का यूज फॉर समवन, एक रिसिपेंट। रिसिपेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कोई चीज़ बनाई, कोई चीज़ खरीदी, किसके लिए खरीदी है? किस व्यक्ति के लिए खरीदी है। ठीक है, तो उसके लिए, जिसको ये चीज़ देनी है उसके लिए हम लोग फॉर यूज करते हैं। तब फॉर का मतलब क्या हो जाता है? इस वाले फॉर का मतलब जो हिंदी मतलब होता है, हिंदी वर्जन है इसका, वो है क्या? के लिए। ठीक है, जैसे कहें आई बॉट अ लैपटॉप। ठीक, सी बॉट अ लैपटॉप, उसने एक लैपटॉप खरीदा। फॉर हर सिस्टर, किसके लिए खरीदा? अपनी बहन के लिए। तो इस लैपटॉप को पाने वाला कौन है? उसकी बहन है। किसके लिए खरीदा गया? उसकी बहन के लिए खरीदा गया। तो जिसके लिए खरीदा गया, जो उस वस्तु का रिसिपेंट है, जो इस लैपटॉप का रिसिपेंट है, उसके पहले क्या यूज कर दिया? फॉर। ठीक है, जैसे कोई खाने वाली चीज़ है, मान लिया हम कहते हैं वी कुक्ड फूड, हमने खाना बनाया। फॉर और गेस्ट्स, तो ये खाना किसको मिलने वाला है? हमारे गेस्ट को मिलने वाला है। तो जो रिसिपेंट है उस ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु का जो रिसिपेंट है, जो जिसको वो मिलना है, उसके पहले हम क्या लगाते हैं? फॉर। जैसे हमने कहा कि हमने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, तो आई बॉट स्वीट फॉर चिल्ड्रेन, ये हो गया फॉर स्टूडेंट्स। जैसे मान लो हमने कोई पेपर बनाया, ठीक, जैसे मैं यही बना रहा हूँ ये पेपर, तो पेपर बनाया किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए बनाया। तो आई प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस फॉर माई स्टूडेंट्स, आई प्रिपेयर्ड असाइनमेंट फॉर माई स्टूडेंट्स, ऐसे होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? ऐसे जो किसी ऑब्जेक्ट का रिसिपेंट होता है उसके पहले भी हम फॉर लगाते हैं, और तब फॉर की मीनिंग होती है के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ। एक फॉर यूज किया जाता है ड्यूरेशन के लिए, टाइम ड्यूरेशन होता है। तो जब ये टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है तो हमेशा किस में आता है?
परफेक्ट टेंस में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि टाइम पीरियड के लिए सिंस और फॉर में से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, वही तो ड्यूरेशन हो गया जिसकी बात कर रहे हैं। ड्यूरेशन का मतलब पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कोई ये कहता है कि मैं 5 साल से इस शहर में रह रहा हूँ, तो 5 साल से ये क्या हो गया, हमारी इस शहर में रहने की ड्यूरेशन हो गई, टाइमिंग पीरियड हो गया, कितने समय से कितने साल से यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बताने के लिए हम लोग परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का यूज करते हैं। एक बार मैं सिंस और फॉर एक साथ भी पढ़ाऊंगा, वो जब सेगमेंटेड चलने लगेगा टाइम के लिए क्या क्या लगता है, तो सिंस फॉर एक साथ भी करने वाला हूँ, कर दूंगा मैं, क्योंकि सिंस फॉर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, वो मैं करूँगा। ठीक है, अलग से करूँगा सिंस फॉर, आप परेशान ना होइए। सिंस वर्सेज फॉर एक बार अलग से करूँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम फॉर पढ़ रहे हैं तो फॉर को देख लेते हैं। चलो आ जाओ। तो ये फॉर किसके लिए लगा है, ड्यूरेशन के लिए, जो पीरियड ऑफ टाइम बताएगा। और ये कब यूज किया जाता है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। अब सेंटेंस देखो, वी हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, हम इस ऑफिस में काम कर रहे हैं 15 साल से। 15 साल से मतलब क्या हुआ, आप बता रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम, कितनी अवधि से, कितने ड्यूरेशन से आप ये काम कर रहे हैं। तो ये जो 15 साल है, ये जो 15 ईयर्स हैं, ये क्या है, ये 15 ईयर्स है ड्यूरेशन या पीरियड। ठीक है, और टेंस कौन सा है, हैव बीन वर्किंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए ऐसे में हमें क्या यूज करना है, फॉर। इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझाना है, आप लोग पहले से जानते हैं। आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं देखा है, लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने से। ड्यूरेशन क्या है, पिछले 6 महीने। तो अब पीरियड ऑफ टाइम आ गया ना, ड्यूरेशन आ गया, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, फॉर लगाओगे। एक यूज ये था फॉर का। ठीक है, अब आगे आ जाओ। एक फॉर यूज किया जाता है किसी चीज को एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ, अब सपोज करो, जैसे बचपन वाली बातें याद करो। बचपन में जैसे मान लो मेरी बाग में, हम लोग गांव में पढ़े हुए थे, तो हमको ऐसे याद है हमारे बाग में आंवला लगा था। तो आंवला, जैसे मान लो 4-6 आंवले तोड़ के ले गए, तो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में क्या होता था, जैसे हम आंवला ले गए तो वहाँ पे क्या होता था, पेंसिल के बदले पेंसिल दो तो हम तुम्हें आंवला दे दें, या इंक होती थी, स्याही वगैरह, स्याही दो, रबड़ के बदले बदल लेते थे। इस तरह से चीज़ें होती हैं, वस्तु के बदले वस्तु। तो जब किसी चीज़ के बदले में आप कोई चीज़ लेते हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ कर देते हैं, फॉर, एक्सचेंज करने के लिए। जैसे इसमें स्टोर वगैरह में एक्सचेंज ऑफर होता है, कभी कभी अपनी पुरानी मोटरसाइकिल ले जाइए, नई ले आइए, नई ले जाइए, तो ये होता है एक्सचेंज ऑफर। तब उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज करते हैं। जैसे पैसे के लिए, मान लो डॉलर के बदले में रुपया ले रहे हो, तब भी फॉर यूज करोगे। एक एग्जांपल इसी पे बनाया है, देखो, नाउ अडेज यू कैन गेट 75 रुपीज़ फॉर अ डॉलर, मतलब $1 के बदले में 75 रुपीज़ आप ले सकते हो। तो एक्सचेंज कर रहे हो ना, तो एक्सचेंज करने में यहाँ फॉर लगा, डॉलर के एक्सचेंज में 75 रुपीज़। ठीक, या यहाँ देखो, आई एक्सचेंज माई स्कूटर फॉर अ बाइक, मैंने अपनी स्कूटर बाइक के बदले में चेंज कर ली, एक्सचेंज कर ली। ठीक है, तो स्कूटर दिया, बाइक लिया, इसके लिए क्या यूज करोगे, फॉर। बात समझ में आ गई ना। जब हम कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं तो जिस चीज़ के बदले जो चीज़ लेते हैं उसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ, एक फॉर का और यूज होता है प्राइस बताने के लिए। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि मैंने एक शर्ट 1200 रुपये में खरीदी। ठीक, मैंने एक शर्ट 1200 रुपये में खरीदी। अब ये मत समझना कि गरीबों वाली है, ठीक है, 1200 रुपये में खरीदी। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा इन 1200 रुपीज़। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, जो ये बना हुआ है, ये आई बॉट दिस रिस्ट वॉच, मैंने ये घड़ी खरीदी 10,000 रुपये में। अब आपको ऑप्शन मिल रहा है, मैं यहाँ बता तो दिया हूँ लेकिन फिर भी ऑप्शन दे रहा हूँ, इन दिया, और एक ऑप्शन दूसरा दिया बाय दिया, और ये सी वाला तीसरा ऑप्शन दे दिया फॉर दे दिया, और एक चौथा ऑप्शन दे दिया फॉर लगा दिया। अब चौथे ऑप्शन में मान लो मैं दे रहा हूँ इनटू दे दिया। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, हिंदी निकालोगे तो आएगा आई बॉट दिस रिस्ट वॉच 10,000 रुपीज़ में आएगा, मैंने एक घड़ी 10,000 रुपये में खरीदी। यहाँ क्या आ रहा है, में, और में के लिए अगर आपने इन लगा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ समझ रहे हो ना, हाँ, अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लगाना क्या है, फॉर लगाना है। तो दाम बताने में जब में आता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। इन मत यूज करना, गलती से भी ऐसी गलती
मत करना वरना बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आ गई होगी कि फॉर के लिए हम लोग प्राइस बताने के लिए हम लोग फार का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाओ फार का और क्या यूज है। एक और बहुत ही जानदार शानदार यूज है फार का, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ के लिए लगाते हैं, तब ये क्या करता है, कंट्रास्ट आइडिया शो करता है। क्या करेगा, कंट्रास्ट आइडिया। आपने काम कुछ किया और आपको रिजल्ट कुछ मिला उल्टा, एकदम काम के अपोजिट। जैसे लिखा है कि फॉर ऑल हिज हार्ड वर्क, फॉर ऑल हिज हार्ड वर्क ही कुड नॉट क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ फॉर ऑल हिज हार्ड वर्क जो लिखा है, इसमें फॉर का मतलब हुआ के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद ही कुड नॉट क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट, वो एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो यहाँ जो फॉर लगा है वो किस सेंस में है, इन स्पाइट ऑफ, मतलब हुआ के बावजूद। ये हो गया ना, ये फॉर है, फॉर ऑल हिज हार्ड वर्क मतलब हुआ कि इतनी मेहनत करने के बावजूद। यहाँ जहाँ फॉर लिखा है वहीं चाहे तो इन स्पाइट ऑफ यूज कर लो, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क ही कुड नॉट क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट, या फॉर ऑल हिज हार्ड वर्क ही कुड नॉट क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट। तो इन स्पाइट के बदले में हम फॉर यूज कर सकते हैं, हर जगह नहीं। जहाँ कंट्रास्ट आइडिया देना हो, जहाँ कार्य और परिणाम में विरोध दिखाना हो, वहाँ यूज कर सकते हो। ठीक, और एक मजे की बात बताएं तो ऐसी जगह पर विद भी यूज कर सकते हो। जब विद बताने लगेंगे तो बताएंगे फिर से। जहाँ ये फॉर लिखे हो यहाँ लिख सकते हो विद ऑल हिज हार्ड वर्क ही कुड नॉट क्वालिफाई द टेस्ट। और क्या यूज कर सकते हो, यहाँ डिस्पाइट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर है, विद है, डिस्पाइट है, इन स्पाइट ऑफ है, ये सब चारों एक जैसे होते हैं इस मामले में। अगला यूज आ जाओ फॉर का, जब फॉर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है इसको हम क्या कहेंगे, जिरंड कहेंगे। ठीक, जेरंड क्या बताता है, जब हम फॉर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वो बताता है किसी एक्शन का रीजन, कारण बताता है। जैसे द प्रिंसिपल पनिश्ड मी, प्रिंसिपल ने मुझे सजा दी, फॉर कमिंग लेट, क्यों सजा दी, देर से आने की खातिर, देर से आने के लिए। ठीक है, और एक कारण हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ कहा है कि द प्रिंसिपल रिवार्डेड मी, रिवार्डेड मतलब उन्होंने इनाम दिया। फिर हम लिख दें फॉर हेल्पिंग द पुअर मैन, फॉर हेल्पिंग, तो मतलब क्या हुआ, किसी गरीब आदमी की मदद करने के लिए उन्होंने मुझे रिवार्ड दिया। तो कारण है ना, क्यों रिवार्ड दिया, किसी गरीब की मदद करने के लिए रिवार्ड दिया, फॉर हेल्पिंग। और देर से आने के लिए या झूठ बोलने के लिए सजा दी तो फॉर टेलिंग अ लाई, फॉर कमिंग लेट, ये हो जाएगा। तो फॉर के साथ जब जिरंड लगाते हो तो ये क्या बता देता है, रीजन बता देता है, कारण बता देता है। एक और आ जाओ, ठीक है, एक लिखा है फॉर के साथ सीधे बिकॉज। ठीक है, इस फॉर का सीधा सीधा मतलब बिकॉज होता है, लेकिन तब ये फॉर प्रीपोजिशन नहीं होता, तब ये क्या होता है, कंजंक्शन होता है। तो वैसे फॉर प्रीपोजिशन के ही रूप में ज़्यादा देखा जाता है, पर इसका एक दो यूज ऐसा भी है जो कंजंक्शन की तरह होता है। एक यूज यहाँ पर आप देख लीजिए, एकदम से हूबहू बिकॉज के बदले में आता है। और एक बात और जान लो कि जब ये बिकॉज की तरह यूज किया जाता है कारण परिणाम को जोड़ने के लिए एज कंजंक्शन, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, याद रखिएगा। बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और ये सेंटेंस बनाता है कंपाउंड टाइप का। ठीक है ना, कैसा सेंटेंस बनाएगा, कंपाउंड। एकदम आप बिकॉज लगाओगे, उसी की जगह पर बिकॉज लगा दोगे तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। वहीं बिकॉज की जगह पर फॉर लगा दो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और वो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। ये बात भी अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, वी शुड नॉट लाफ एट द वीक एंड पुअर, हमें गरीब और कमजोर लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आगे लिखा है इट इज़ अगेंस्ट मोरलिटी, ये नैतिकता के खिलाफ है, ये नैतिकता नहीं है। तो हमें गरीबों और कमज़ोरों का मजाक क्यों नहीं उठाना चाहिए, ये दिया है कारण, क्यों नहीं, क्योंकि ये नैतिकता के खिलाफ है। तो ये नैतिकता के खिलाफ है, ये हमारा कारण हो गया। अब कारण के पहले आप क्या कर सकते थे, तो इस फॉर की जगह पर हम बिकॉज भी तो लगा सकते थे, बिकॉज इट इज अगेंस्ट मॉरलिटी। इसी बिकॉज की जगह पर क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। तो ये फॉर प्रीपोजिशन नहीं है, भूल कर भी इसको प्रीपोजिशन मत समझिएगा। दिस फॉर इज कंजंक्शन बिकॉज इट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ बिकॉज एंड ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेज। एंड what two sentences, one is reason and the other is
consequence, other is result। एक रिजल्ट है, ये है पर रिजल्ट है, हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कारण ये है कि ये मोरलिटी के खिलाफ है। तो एक फॉर का यूज ये भी होता है। फॉर का एक और यूज देखिए अब, ठीक है। तो ये फॉर का यूज है फ्रेजल वर्ब्स में, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स में फॉर का यूज कैसे किया जाता है, देखो। तो फॉर का अपना कोई मतलब रह नहीं जाता, जिस वर्ब के पीछे लगता है उसी वर्ब की मीनिंग को इम्प्रूव कर देता है या चेंज कर देता है। फॉर अपना एग्जिस्टेंस खो देता है। जैसे इंतजार करने के लिए हम लोग वेट के साथ फॉर लगाते हैं। अब लुक फॉर होता है, तो लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, कोई चीज़ ढूंढना, किसी चीज़ की तलाश करना। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, किसी से मदद मांगना। आस्क फॉर यहाँ क्या होता है, डिमांड, किसी की मदद मांगना, यह है डिमांड। जिसे कहें द अपोजिशन आस्क्ड फॉर द रिजाइनेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। अपोजिशन ने चीफ मिनिस्टर का रिजाइन मांगा, तो यहाँ पे लगे आस्क्ड फॉर, ही आस्क्ड फॉर माई हेल्प, या वी आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, हमने उसे मदद मांगी, तो ये डिमांड हो गया। अगला है डाई फॉर। डाई फॉर का मतलब होता है जिस पर्पज़ के लिए आप जान दे देते हैं। जिसे सरदार भगत सिंह डाइड फॉर हिज कंट्री, सरदार भगत सिंह डाइड फॉर हिज नेशन, सरदार भगत सिंह डाइड फॉर हिज आइडियोलॉजी, इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये थे फॉर के डिफरेंट यूज, ठीक। तो कितने थे, नंबर तो इस बार हमने डाला नहीं था। फिलहाल फॉर के जितने भी इम्पोर्टेंट और अच्छे यूज थे वो हमने आपको बता दिया। दो तरह के यूज आ गए, एज कंजंक्शन, एज प्रीपोजिशन, दोनों। तो यही वाले हैं इतने जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इस फॉर के बाद हम लोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि या तो ऑन वगैरह आ जाएगा या विद वगैरह, एबव, अक्रॉस, बहुत सारे हैं। स्पेसिफिक प्रीपोजिशन जो हम पढ़ रहे हैं, तो स्पेसिफिक प्रीपोजिशन में जितने भी इंपॉर्टेंट और अच्छे लगेंगे मुझे, वो सब मैं आप लोगों को कर दूंगा। तो 3 हो गए हमारे आज। चौथे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे की ओर। और ये सेशन आप लोगों का कैसा लग रहा है, ठीक है। व्यूज़ वगैरह तो आप लोगों ने ठीक ही देखे हैं, कमेंट भी ठीक ठाक आए हैं, तो लग रहा है कि ये चीज़ें आप देख रहे हैं। पर बस यही करिएगा कि ये देख के आप उबने लगे, ये सारी चीज़ें आपके काम की हैं। आप 3-4 देखेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा अरे यही चीज़ चले। ये एंटरटेनमेंट नहीं है बेटा, डोंट थिंक इज एंटरटेनमेंट, दिस इज यूजफुल थिंग। ये एग्ज़ाम के काम आता है, इसमें एंटरटेनमेंट नहीं होता। मैं एंटरटेनर नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। बात समझ में आई। तो जब वीडियो देखा करो तो ये सोच के मत देखा करो कि मज़ा नहीं आई। मैं मज़ा दिलाने के लिए नहीं हूँ ना, नौटंकी का जोकर नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो उसको फ़ायदे के, डोज के पॉइंट ऑफ व्यू से लो और एग्ज़ाम में फिर हल्का मचाओ, इस काम से होता है वो, ठीक है। ये हंसाने की क्लास नहीं होती है। तो ये था आज का फॉर, यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे अगले किसी इंडिविजुअल प्रीपोजिशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।